हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th विषय सब्जेक्ट साइंस विषय विज्ञान की जो लेटेस्ट वाली अपनी मॉड्यूल है जो आपको मिली है स्टूडेंट, उसमें जो आपके पास आंसर नहीं है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको इस मॉड्यूल में पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर, सही विकल्प के, खाली स्थान के, सही जोड़ी के, सत्य सत्य के और एक शब्द में सबके आंसर आपको इस मॉड्यूल में मिलने वाले हैं। तो आप अपनी जो मॉड्यूल आपको मिली हैं विद्यार्थी वाली, उन्हें निकालिए और साथ में भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट कल आपका पेपर है, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम आपके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपकी थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, आप बीच में रोक रोक के इसको अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें पूरे आंसर्स मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैं बीच में आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पक्के तरीके से याद करना चाहिए। ये वीडियो जो है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत काम की आएगी। तो आपकी तैयारी, जब आपके वार्षिक पेपर होंगे, एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तब के लिए पूरी वीडियो आपको बहुत काम आएगी। जब भी आपको मॉड्यूल वाली जो बुक आपको मिली है उसमें आपको जो भी आंसर चाहिए, उसका उत्तर चाहिए, तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर उसमें से लिख सकते हैं। और इसके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समर एजुकेशन वर्ल्ड, ठीक है। और समर मैथ्स वर्ल्ड और समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चैनल्स पर अभी आपकी परीक्षाओं के लिए कई सारे मॉड्यूल्स के आंसर्स बुक के आने वाले हैं और काफ़ी आपकी हेल्प होने वाली है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ये आज हम विज्ञान विषय की एक अपने जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों के लिए इस मॉडल को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम दोनों पार्ट कवर करेंगे, फर्स्ट पेज से लेके पूरा लास्ट पेज तक। स्टूडेंट, निदानात्मक कक्षाओं के हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका। अगर कोई शिक्षक भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है, वो भी कई सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो पेजेस आ रहे हैं ये शुरू से पेजेस को हम देखते जा रहे हैं। अब हम, ये तो आप बाद में पढ़ते रहिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अंक योजना के हिसाब से 75 नंबर का हमारा पेपर आएगा, समय 3 घंटे होगा, है ना, विज्ञान विषय का। और 1 से लेकर 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में कितने कितने नंबर का पेपर हमारा आता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आपका वार्षिक के हिसाब से है, एनुअल एग्जाम के हिसाब से। पहली यूनिट 7 नंबर की आती है, दूसरी यूनिट आपकी आएगी 6 नंबर की, तीसरी आएगी 5 नंबर की और चौथी यूनिट आएगी 6 नंबर की। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आ रही है। इसी के साथ में पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उनको ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। और अभी आपके टीचर्स ने ये बताया होगा कि आपकी अर्धवार्षिक में या हाफ ईयरली में कितने आपके अध्याय आने वाले हैं, कितने लेसन या यूनिट्स आपकी आएंगी। तो आप इस बार उतने तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये वीडियो आपके लिए पूरा फाइनल एग्जाम के लिए बना रहा हूँ, ताकि ये आपके पूरे फाइनल एग्जाम तक काम आए। अब देखिए, इसमें हमारे पेपर में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब हो गया आपका सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, इन्हें अपन बोलते हैं। तो ये 30 नंबर की तैयारी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास में जो विद्यार्थी वाली बुक है उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा आज ही, उसे भी आप देख लेना। कई सारे बच्चों के पास में नहीं होती है, लेकिन उससे पहले ये वाली जो मॉडल वाली बुक है जिसमें आपको पूरे उत्तर मिलते हैं शिक्षकों वाली, तो उसको उसके ऊपर वीडियो बन रही है। और इसमें से आप
कई सारे उत्तरों को देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न होते हैं और 2 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं। 2 अंक वाले कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर भी चर्चा करूंगा मैं। बीच बीच में आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप कर लीजिएगा। इसी के साथ में स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न अपने आएंगे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2-2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे हम। इसी के साथ में प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न आपके आएंगे 3-3 नंबर के, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक कुल 3 प्रश्न आपके होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का आएगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कई सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बीच में आते रहेंगे, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और उस पर टिक लगाते जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, उन पर आप टिक लगाना है, उनको पढ़ के अच्छे से जाना है। और जिन क्वेश्चंस के लिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दिया, तो उन पर आप वेरी IMP क्वेश्चंस लिख देना, तो वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो पहला अध्याय होता है स्टूडेंट्स रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसमें शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, तो मेरे शिक्षक साथी जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं बड़े ध्यान से, तो ये उनके लिए हैं। चलिए स्टूडेंट्स इनको इतना ना देखें, ये आपके टीचर्स के लिए हैं। प्रस्तावना को आप एक बार पढ़ लें। इसमें हमारे चैप्टर में इंट्रोडक्शन हो जाता है कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें स्टूडेंट्स। और आपकी क्लास में अगर आपने टीचर ने आपके पढ़ाया होगा तो आपको ये सब बातें याद भी आ जाएंगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन क्या है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, हमें सिर्फ अभी अभी आंसर के हिसाब से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। मेरी इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी शहर से या किसी गांव से या किसी भी राज्य से, है ना, NCERT की बुक अगर आपके पास में है तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें होंगे। विस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप जरूर इनकी रीडिंग कर लें। रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विकृत गंधिता, रासायनिक अभिक्रिया। हमारे आसपास होने वाली कुछ भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में भी होंगे ही। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप देखते जाइएगा, आपकी जो मॉड्यूल है विद्यार्थी वाली, उसमें जो आपके सही विकल्प और रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी आने वाले हैं। संतुलन करने की विधि, किस तरीके से हम समीकरणों को संतुलित करते हैं, ये हैं स्टूडेंट्स, इनको बहुत ध्यान से देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपकी बुक में आंसर नहीं होगा तो आप आंसर लगा लीजिएगा, इसको देखते जाइएगा। पहले का आंसर है LPG का दहन। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बर्फ का पिघलना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। अगर स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो सुनते सुनते भी आपको ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो याद हो सकते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधता के कारण। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया। इनके आंसर्स लगा लीजिए आप अपनी बुक में और इस वीडियो को बहुत संभाल के रखिएगा। वो तो आप कभी भी इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आगे चल के आप इसको इस चैनल पे ये वीडियो मिलती रहेगी और आपको वीडियो में समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, जिनके पास में मॉडल वाली बुक नहीं है, वो परेशान हो रहे होंगे, तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को कहा जाता है अम्लराज। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी।
यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रिक्त स्थानों वाले आंसर आएंगे स्टूडेंट्स। तो आप ये पूरे आपकी बुक में दिए होंगे। अब इनके उत्तरों को हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए पूरे उत्तरों को एक बार रीड कर देता हूँ। आप अच्छे तरीके से वीडियो को बीच में रोक रोक कर उन्हें आसानी से भर सकते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पहले पहले का उत्तर है। दूसरे का उत्तर है आयनिक। तीसरे का रासायनिक समीकरण। चौथे का संचारण। पांचवे का वियोजन। छठवें का FeCl2। सातवें का विस्थापन। आठवें का नाइट्रोजन N2। नौवें का CaCO3। दसवें का अघुलनशील। ग्यारहवें का MgO। बारहवें का H2। तेरहवें का समीकरण। चौदहवें का CaO व CaOH का होल ट्वाइस। पंद्रहवें का है आंसर आपका Cu व CuO। स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में पूरे चैप्टर कवर करेंगे, 1 से लेके पूरे 13 तक। लेकिन आप वही चैप्टर्स की तैयारी करना जो आपके कल पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पेपरों के बाद में भी अगर आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। उसके बाद में भी आप क्वेश्चन आंसर्स को आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। इसी के साथ में और आने वाले जो भी आपके भाई बहन हैं जो आपसे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, उनको भी आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरीके से अच्छी तैयारी अपने चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है। इसका आंसर लिख लीजिए हाइड्रोजन। नंबर 2, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है? इसका आंसर आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को पढ़ता जाऊंगा बीच में, और क्योंकि मुझे कई सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको बताना भी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको करके जाइएगा आप। उस गैस का नाम लिखिए जो पॉप ध्वनि से जलती है। हाइड्रोजन, सुन के ही आपको याद हो गया। किस कारण से लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं? तो उसका उत्तर है विकृत गंधता। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, है ना। ये एक शब्द में उत्तर चल रहे हैं, लोहे में जंग लगना। वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान संख्या होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। क्योंकि लोहे की वस्तुओं पर जब अपन कलर लगा देते हैं ना स्टूडेंट, जैसे लोहे की कोई टेबल वगैरह होती है, उसको अगर अपन कलर कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ब्लू कर देंगे, तो इससे क्या है, जंग नहीं लगती फिर। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी, है ना। ऊष्मा का अवशोषण, है ना। देखो, शोषण से शोषी मिल रहा है ना। सत्य सत्य की बात करते हैं स्टूडेंट। तो सत्य सत्य के पूरे क्वेश्चन आपकी बुक में आपको दिए हुए होंगे। कई लोगों के पास में अगर इंग्लिश की सॉरी कई लोगों के पास में अगर ये विज्ञान की मॉड्यूल नहीं है विद्यार्थी वाली, तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से अभी आने वाली है, आज के आज ही, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेन उद्देश्य आपकी तैयारी अच्छी होना चाहिए। इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सत्य सत्य को, और सत्य सत्य के पूरे आंसर दिए हुए हैं। पहले का असत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, पांचवे का सत्य, छठवें का सत्य। इस तरीके से पूरे 14 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उनके सत्य सत्य आपके सामने दिए हुए हैं। सही जोड़ी के आंसर भी देख लीजिए। ऊष्मा के द्वारा अपघटन, है ना। पहले का आंसर स, दूसरे का द, तीसरे का ई, चौथे का अ, पांचवे का ब। वीडियो को बीच में रोक रोक के आप इनके उत्तरों को अच्छे तरीके से लगाते जाएं। और अगर आपने ये पहले से भर ली है तो भी एक बार मिलान जरूर कर लें, क्योंकि ये एकदम से न्यू लेटेस्ट वाली बुक है, मॉड्यूल 2025-26 की। तो अगर पहले की जो मॉड्यूल होती है पुरानी वाली, उनमें अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो नई वाली में थोड़ा अपडेट होके वो सही होके आ जाता है।
2 अंक वाले प्रश्नों की बात करें स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इसके बाद में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं जिन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों? अब हम बात करेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। क्या होता है जब जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? तो आपको स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बन रहा है CuSO4, है ना। एल्युमिनियम धातु का टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, उसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जब लोहे की केल कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनके आंसर्स को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्या है वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके लिए इसलिए पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे कई सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पेपर में तो जब क्वेश्चन ये आएंगे तो आपको पता चली जाएगा कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बताया था। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन गैस से अगर जो भर देते हैं ना तो उसमें देखो इसके आंसर में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे उसका उपचयन नहीं होता, और उपचयन नहीं होता है तो फिर वो गंद बेकार नहीं होती वो चिप्स, है ना। इसलिए पैकेटों में जो सामग्री आती है ना उनमें नाइट्रोजन गैस भर के रखी जाती है ना, तभी वो मतलब उसमें हवा के रूप में नाइट्रोजन गैस होती है ताकि वो बहुत दिनों तक भी खराब नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं विकृत गंधता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर संतुलित कीजिए। स्टूडेंट आप अपनी क्लास में जब साइंस पढ़ते हैं तो ये कई सारे जो समीकरण में आते हैं ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लिया करें, सल्फर डाइऑक्साइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, ये आपको कई सारे मतलब 20-25 तो याद होना ही चाहिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आता है सवाल, कुछ ये क्वेश्चन आता है पेपर में। निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी और कौन सा ऊष्माशोषी है? इनके बारे में पढ़ के जाएं, है ना। तो अब देखते हैं और आगे। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। स्टूडेंट्स आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। समीकरण में दोनों साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी होता है ना, वो पूरे तत्व जो होते हैं वो बराबर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, बराबर संख्या में। आगे चल के इस पर वीडियोस भी आएंगी तो उसमें आपको सिखाऊंगा किस तरीके से समीकरणों को संतुलित करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपकी बुक में अगर ये 4 क्वेश्चन दिए होंगे तो उनके उन उत्तरों को भर लीजिए, बना लीजिए। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पढ़ने लायक है, इसको पढ़ लीजिएगा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको ये सब पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, इनके प्रैक्टिस करते करते आपको ये समीकरण याद हो जाएंगे। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो इनके आंसर्स भी आप लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है ये, केमिस्ट्री का चैप्टर बनता है अपना ये, क्योंकि 10th क्लास में जो हमारी साइंस होती है वो 3 भागों में होती है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और जीव विज्ञान बायोलॉजी।
ठीक है, तो पहले पहले कुछ चैप्टर्स आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। अब हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अध्याय 2 पे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। शिक्षकों के लिए निर्देश हैं ये तो। प्रस्तावना में हम पूरे चैप्टर को जान पाते हैं कि इसमें किस बारे में दिया हुआ है। अम्ल, अम्ल के बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, तो इसको भी रोक कर आप पढ़ लीजिए। अगर आपकी बुक में हो सकता है आपने पढ़ लिया हो। मैन हमको इनके उत्तर देखना है। इन पॉइंट्स को भी आप पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। अम्ल, क्षारक, लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसी के साथ में लवण क्या होते हैं। सूचक, अम्ल या क्षार की जानकारी देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। इनका रंग व गंध माध्यम बदलने पर बदल जाता है। और कौन कौन से सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, कृत्रिम सूचक भी होते हैं, गंधीय सूचक भी होते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा। ये हमारा पेज नंबर 14 यहाँ पे हो चुका है। अब ये कि पूरा चार्ट भी आता है अम्लता और क्षारीयता को मापने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, रक्त का पीएच मान 7 से 7.42 के बीच होता है और वर्षा के जल का होता है 5.6। इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवणों का परिचय। देखो स्टूडेंट्स, नमक जो होता है हमारे घर में खाने वाला, उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका अपन भोजन में उपयोग करते हैं। और वैसे कई बार नाम अगर आपका आ जाएगा चैप्टर में सोडियम क्लोराइड, तो कई लोग सोचेंगे पता नहीं किस बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन रियल में जो नमक अपन खाते हैं उसको ही अपन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। धावम सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कहाँ कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अम्लों की धातु साथ क्रिया अभिक्रिया करवाते हैं, तो इन अभिक्रियाओं को भी देख के जाइएगा आप लोग। अम्लीय, क्षारीय व उभयधर्मी ऑक्साइडों की जल से क्रिया। हाँ, अब स्टूडेंट्स इस पार्ट 2 के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं, तो अब आपको इनके आंसर्स को लगा लीजिए। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, तो ये है खाने का सोडा। पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। निम्न में कौन सोने के विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है, अम्लराज। निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है, लाइम जूस। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटोसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। अम्लों के कौन सा कथन सत्य है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। पीएच स्केल का परास कितना होता है, 0 से 14। चींटी की डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मैथेनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपकी बुक में दिए हुए हैं विद्यार्थी वाली, और ये शिक्षकों वाली है जिसमें पूरे उत्तर दिए हुए हैं, तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ उसे। और इसी के साथ में आपके लिए मैं वो वाली डाल दूँगा वीडियो जिनके पास में नहीं है। तो रिक्त स्थान आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैं इनके आंसर्स पढ़ देता हूँ आपको। मैथेनोइक अम्ल, दूसरे का सोडियम कार्बोनेट, तीसरे का 5.6 से कम, चौथे का बेकिंग सोडा, पाँचवें का खनिज या प्रबल, छठवें का प्राकृतिक सूचक, सातवें का गंधीय सूचक, आठवें का सूचक, नवें का सोलेंसन, 10वें का क्रिस्टलन, 11वें का सात, 12वें का CO2 और 13वें का उदासीनीकरण, 14वें का कृत्रिम। सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में पहले का आंसर क्या है, लैक्टिक अम्ल है ना। खट्टा दूध जो दही होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसका मतलब पहले का पहला ही आंसर है। चींटी की डंक में क्या होता है, मैथेनिक ऑयल, मैथेनिक अम्ल। नींबू की रस का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। जो चीज़ें खट्टी होती हैं ना उनके मान 7 से कम ही होते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच तो 7 से इसका मान होता है अधिक। जो चीज़ें फीकी होती हैं या कड़वी होती हैं तो उनके 7 से ऊपर जाते हैं। क्षारक, थोड़े बहुत अपवाद भी होते होंगे इसमें। क्षारक जो हैं जल में घुलनशील होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर।
अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम, है ना। मतलब ये थोड़ी वर्षा हल्की सी टेस्ट करने पे कैसी होगी? थोड़ी सी खट्टी होगी या थोड़ी सी नमकीन होगी, है ना। नमकीन चीज़ें जो भी होती हैं वो 7 से कम। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे करते हैं? तो अम्ल क्या होते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक स्टूडेंट लिटमस पेपर आता है ना, तो उससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर पाते हैं। उनके क्या रंग चेंज हो जाते हैं। ऐसे प्रयोग आपको करवाए भी गए होंगे। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ चलो, ये तो एक शब्द में आ रहा है, लेकिन CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। CH3COOH, COOH का होल्ट वाइज H2CO3 H3PO4 लैक्टिक अम्ल किस अम्ल के उदाहरण है? दुर्बल अम्ल, कमजोर मतलब। किसी विलयन के पीएच उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कौन से मान है? लघु गणक का ऋणात्मक मान। बेकिंग सोडा का उपयोग लिखिए, खाने में इसका प्रयोग किया जाता है सोडा का। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो अम्ल व क्षार की पहचान करने वाली जो स्केल होती है उसको पीएच स्केल कहते हैं, है ना। धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, 2 नंबर में भी आ जाता है। Na2CO3 10H2। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा 7 से अधिक। चींटी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। उस पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो CaOH का होल्ट वाइज। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये पूरा समीकरण याद कर लेना आप। सत्य सत्य देखते हैं। सत्य सत्य स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहले से लेके 10 तक पूरे सत्य हैं, बताओ, है ना। 2 अंक वाले क्वेश्चन। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ताजे दूध का मान पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? दूध उसका मान घट जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी चीज़ खट्टी होती जाएगी ना उतना पीएच मान कम होता जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? उदासीनी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में आता है, ठीक है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? क्षारक किन्हें कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलन जल क्या होता है? 3 अंक के प्रश्न। केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो क्या होगा, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा में कैसे अंतर करेंगे? स्टूडेंट्स, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे क्या समझते हैं? बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और धोने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, है ना। इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण कीजिए। शब्द समीकरण इनको करके करके देख लीजिएगा स्टूडेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे आप जरूर करके जाएं। अब आपका आता है अध्याय 3, धातुएं एवं अधातुएं। शिक्षकों के लिए निर्देश। प्रस्तावना। प्रस्तावना में धातु अधातु के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, है ना। उद्देश्य, महत्वपूर्ण तथ्य। ये सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए आप। इनमें से कई बार क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, MCQ।
कई बार अगर हम इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर समझ में आ जाता है हमको, या अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है पहले से ही तो इनको पढ़ने के बाद आपका एक रिवीजन सा हो जाता है। धातु एवं अधातु, धातु धातु के इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। और पीरियोडिक टेबल का आपने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया होगा, क्योंकि ये आपको 11th-12th क्लास में भी काफ़ी काम आएगी अगर आप मैथ साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विभेद या अंतर लिखिए। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम के लिए भी ये आपको बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन। तो इसको तो आप पढ़ते रहें और इसका रिवीजन लगाते रहें। तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होती है, धातु क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण, इनके बारे में भी ध्यान से पढ़ लीजिए आप। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पे क्या होता है, धातु की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है ना, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक के गुणधर्म पढ़ लीजिएगा। खनिज के बारे में पढ़ना है आपको, अयस्क के बारे में पढ़ना है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब अध्याय 3 के आ गए हैं मेन चीज़ जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि हम जल्दी से इसके विकल्प को भर लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है, इनके आंसर, अब आंसर यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नीचे दिया हुआ होगा। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, क्यों। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर नीचे दिए हुए हैं। पहले का स, दूसरे का ब, तीसरे का द, चौथे का स, पांचवे का स, छठवें का स, सातवें का ब। निम्नलिखित में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट्स, रिक्त स्थानों को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर नीचे इनके पूरे आंसर दिए हुए हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा एक द्रव अधातु का नाम ब्रोमियम है। ब्रोमियम एक ऐसी धातु होती है स्टूडेंट जो कि कमरे के तापमान पर भी, है ना, पिघली हुई होती है ना। पतले तारों में धातुओं की खींची जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता, है ना। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। यहाँ पे मिश्रातु लिखा हुआ है, शायद मिश्र धातु लिखना चाहिए, मिश्रातु भी बोलते होंगे। जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो उभयधर्मी कहलाते हैं। धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, है ना। एजी सिल्वर होती है, एयू शायद अभी गोल्ड होती है ना। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे अपन, उस ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित व्यर्थ या खराब या अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, मतलब हीरे में हम लोग करंट अगर लगाएंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, विद्युत नहीं आएगी, मतलब, है ना, विद्युत का बहुत। लेकिन कार्बन के जो दो रूप होते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जैसे पेंसिल की नोक, इसमें करंट आपका आ जाएगा। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं, अधातुएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही जोड़ी मिलाइए। सभी धातुएं, पहले का आंसर क्या है, द, विद्युत चालक होती हैं। दूसरा क्या है, द्रव धातु, तो दूसरे का आंसर है ब्रोमीन। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में तो ये पूरे तत्व दिए हुए हैं, है ना। सोडियम इसका आएगा, मिट्टी के तेल में रखी जाती है। और चौथा है कार्बन अधातु, तो ये जो है अपर रूपता के गुण प्रदर्शित करता है इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, अब अध्याय 3 के हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, सोडियम और पोटेशियम। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। अमलगम का एक उदाहरण लिखिए।
पारा व चांदी का मिश्रण। अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? 3HCl + 1HNO3। खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, टीन का, मतलब संक्षारण से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त या उपयुक्त होती है? यशत लेपन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील एवं आघात वर्धनीयता वाली धातु के नाम लिखिए। तो पोटेशियम, है ना, और गोल्ड। Au जो है ना गोल्ड का होता है फॉर्मूला। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक बंध के कारण होता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है गोल्ड, एक आपकी चांदी सिल्वर, है ना। इनके जो रासायनिक नाम है वो Au और Ag होते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, ये तो हो गया। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक व कुचालक धातु के नाम बताइए। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है सिल्वर। चांदी जो होती है ना, चांदी के तार जो होते हैं बहुत जल्दी से करंट को पकड़ लेते हैं और अपने में से प्रवाहित करने लगते हैं, सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर ये लगा देंगे ना बाहर चांदी के तार, तो सब लोग चोरी करके चले जाएंगे, इसलिए नहीं लगाते। वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर के समान फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता। खनिज कैसे कहते हैं? जमीन में से खोदकर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। सत्य सत्य, सत्य सत्य देख लो पूरे, आप पढ़ लो एक बार में, आपके बुक में भी दिए होंगे, और इनके आंसर्स इसमें नीचे देख लेना। स्टूडेंट जिनके पास में नई बुक है ना, तो न्यू बुक में क्या है, थोड़ा बहुत अपडेट होके पहले की चीज़ें गलत जो होती हैं पुरानी, तो वो सही होके आ जाती हैं। तो ये देखिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य, सातवां सत्य, आठवां सत्य, इनको भर लो आप लोग और आराम से इससे पढ़ते रहना। एक बात याद रखना कि ये मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए लास्ट तक भी बहुत काम आने वाली है। जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आराम से इसमें से उत्तर लिखते रहिए आप और इन्हें याद करते रहिए। 2 अंक वाले क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे पढ़ के आइएगा। कारण लिखिए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट कारण है, ये आते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा। यह खट्टे बर्तन, ये पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती है, समीकरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसका सरल आंसर है, वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें स्थानिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे मंदिर के घंटों में मिस्र घंटी की धातुएं जो होती हैं उनमें ध्वनिक या सोनोरस का गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। अपर रूप क्या है? स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ के जाइएगा। आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन कौन धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनको भी देख के जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका आ रहा है बहुत ही सबसे वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं व अधातुओं में कोई 4 अंतर लिखिए। विभेद मतलब अंतर ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आने वाला। इसको तो आप पेपर के लास्ट तक पढ़ते रहिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 अंतर लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। याद रखना, इसमें सवाल इस तरीके से बन के आता है कि आपको ये याद रखना है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातुओं में अंतर पूछ रहे हैं या भौतिक गुणधर्म के आधार पर पूछ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है इसकी। मैं जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ उसे तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं हम अध्याय 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। शिक्षकों के लिए निर्देश दिए हुए हैं, प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा करें आप। उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं, इनको भी पढ़ना है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, असंतृप्त यौगिक क्या होता है, विषम परमाणु क्या है, ऑक्सीकारक किन्हें कहते हैं, है ना। इसी के साथ में पूरे पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना है इन्हें।
नवा जैसे जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। टिंचर आयोडीन। एल्केन का सूत्र याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे एल्केन बनाए जाते हैं। यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये तो आप आंसर वाली पूरी मॉड्यूल देख रहे हैं, इसके बाद में जो क्वेश्चन वाली मॉड्यूल है ना, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास में विद्यार्थियों वाली नहीं है तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केनॉल व एल्केनाइक का सामान्य सूत्र देख लीजिए, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन का आणविक सूत्र, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। कार्बन के दो अपर रूपों तथा दो जीवाश्म ईंधनों के नाम हीरा व ग्रेफाइट, कोयला एवं पेट्रोलियम। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्यों के नाम व सूत्र लिखिए, है ना। जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्डिहाइड और कीटोन के सूत्र देख लीजिए। सभी संतृप्त, असंतृप्त एवं अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। इन पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करें स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत काम के हैं। साबुन विहीन साबुन अपमार्जक कहलाते हैं, यह उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं स्टूडेंट 26 से लेके 34 तक बहुत ध्यान से पढ़ें, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ी कम हुई है तो अभी मेन क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ वो कर लीजिए, या आपके शिक्षक ने या टीचर ने आपको बताए हैं तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाए ये वाले हाफ ईयरली, क्योंकि ये पूरी वीडियो तो आपके लिए फाइनल के लिए बन रही है, तो आप इस वीडियो को हरदम देखते रहना और अच्छे तरीके से ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी और आप खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। कार्बन का परिचय, कार्बन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा स्टूडेंट, है ना। कार्बन के ऊपर ही आगे पूरी बहुत केमिस्ट्री होती है पूरी आगे चल के। कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, प्रकृति अधातु होती है, इसके समस्थानिकों की संख्या, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, श्रृंखलन, चतुसंयोजकता, इसके बारे में पढ़ लेना। संतृप्त और संतृप्त कार्बनिक यौगिक इंपॉर्टेंट है ये बहुत। अगर आप आगे चल के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान लेना चाहते हैं और विज्ञान विषय में बहुत आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको क्लास 9th और 10th में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। कार्बन में बंध, तो कार्बन में बंध क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए, है ना, कैसे बंध बनाते हैं ये। आयनिक बंध क्या होता है, वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनता है आयनिक बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनता है सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध की परिभाषा देख लीजिए स्टूडेंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रियात्मक समूह, स्टूडेंट्स ये भी पढ़ लीजिएगा, साबुन और अपवार्जक में अंतर भी आता है तो इसके बारे में भी आप तैयारी कर लीजिएगा। साबुन अणु की संरचना, साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन कैसे सफाई करता है। अब मेन बात आपकी आ गई है, जल्दी से फटाफट से इसके सही विकल्प निकाल लीजिए और इसके अब आंसर आने वाले हैं तो आप सही सही आंसर लगा लीजिएगा। वायुमंडल में कार्बन की निम्नलिखित रूप में उपस्थिति कितनी है। अमोनिया के एक अणु NH3 में है। कौन कौन सा बंध होता है। बंक मिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। उत्प्रेरक पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। साबुन के अणुओं में होता है। अभी इसमें आंसर नीचे दिए होंगे, ठीक है। क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें कितने सहसंयोजी बंध हैं। सिरका विनेगर एक विलयन है। 50 से 60% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल में या 5 से 8% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल में निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है।
हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एसिटिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, ठीक है, समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन की परमाणु संख्या है, ठीक है। अब ये पूरे उसके उत्तर दिए हुए हैं, देखो पहले का क्या था, डी वाला, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है केवल एकल बंध। तीसरा कार्बन का। चौथा संयोजन अभिक्रिया। पांचवा ब्यूटेनॉल। छठवा जलरागी सिर एवं जलविरागी पूछ। फिर सातवां आंसर है सौर प्रकाश की उपस्थिति में। आठवां है ससंयोजी बंध। नवा है 5% से 8% एसिटिक अम्ल का जल में। 10वां है C4H10H8। 11वां है नियॉन। 12वां CO2 प्लस H2O। 13वां एसिटिलीन। 14वां ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। 15वां उनके यौगिक गुणों में अंतर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट कितने रिक्त स्थान है देख लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे 14 आपको दिख रहे हैं और नीचे कितने हैं, टोटल 15 हैं। तो ये 15 आप अच्छे तरीके से आपकी बुक में दिख रहे होंगे और इनके अब आप आंसर लगा लीजिए। ये हैं इनके आंसर्स। पहले का है 4, दूसरे का कार्बन, तीसरे का एथिल एल्कोहल, चौथे का कार्बनिक, पांचवे का एसिटिक अम्ल, छठवें का सहसंयोजी, सातवें का विषम परमाणु, आठवें का ऑक्सीकारक, नौवें का टिंचर, 10वें का अपमार्जक, 11वें का हाइड्रोकार्बन, 12वें का साबुनीकरण, 13वें का प्रोपेनल, 14वें का एस्ट्रीकरण, 15वें का किडवन। सत्य सत्य चुनिए। सत्य सत्य देख लीजिए स्टूडेंट कितने हैं पूरे। यहाँ तो अभी दिख रहे हैं 9 अभी आपके सामने, और देखते हैं नीचे, ये आपकी बुक में होंगे। जल्दी से इनके आंसर्स को लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अभी जैसे वीडियो अभी आई है, कोई बात नहीं, अब आपके जब फाइनल एग्ज़ाम आएंगे तो वीडियो कहीं नहीं जाएगी, चैनल पर रहेगी। आपको जितनी बार देखना है देखिएगा और इसे खूब शेयर करिएगा, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, पूरे 15 आपके ये सत्य सत्य हैं और ये पूरे की वो सत्य सत्य आप लगा लीजिए। पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, है ना। ये आप लगा लीजिएगा और फिर इसे आप पढ़िएगा ध्यान से। एक शब्द या वाक्य में देखिए उत्तर। ये एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम व सूत्र लिखिए। एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम व सूत्र लिखिए। एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? तो ये पूरे 12 आपके दिए हुए हैं। तो ये 12 की 12 के आपके उत्तर दिए हुए हैं नीचे, इन्हें देख लीजिएगा। पहले का मेथेन, दूसरे का एथीन, तीसरे का एथाइन, चौथे का कार्बन, कार्बन के बीच एकल बंध वाले यौगिक, पांचवा समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को सजातीय श्रेणी, छठवा कोयला व पेट्रोलियम, सातवां H2+Cl2, आठवां स्वाद में खट्टे होते हैं, नवा हाइड्रोजनीकरण, 10वां CO, है ना, 12वां आपका हीरा व ग्रेफाइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सहसंयोजी आबंध या बंध एक ही बात होती है। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसे याद कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद करिएगा पक्के तरीके से। विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। किडवन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीकारक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे याद कर लीजिएगा। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करिएगा। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? समावयवी एवं समावयता से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे भी पढ़ लीजिएगा। 4 अंक वाले क्वेश्चन देखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए।
तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसके आने की संभावना है। जिन जिन क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया उनकी संभावना बहुत है आने की, उन्हें याद करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 3, हीरा व ग्रेफाइट के उपयोग एवं अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में 4 अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म या अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। अब हम बात करते हैं अध्याय 5 की, शिक्षकों को निर्देश। स्टूडेंट्स अध्याय 5 चल रहा है, आपके पूरे अध्याय पर बात होगी, पूरी वीडियो इतनी बड़ी बनने वाली है, ठीक है। अगर आप वीडियो को एक ही बार में लॉन्ग नहीं दे सकते हैं तो बीच बीच में देखिए और देखते रहिएगा ये, ठीक है। शिक्षकों के लिए निर्देश, प्रस्तावना, उद्देश्य, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है, इससे क्या है अपना रिवीजन हो जाता है। और एक बार कम से कम 2-2 बार तो चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। विषमपोषी जीव, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण, इसे देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, पत्ती, रंध्र, विषमपोषी जीव, सपोषी जीव। शिक्षण बिंदु, पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण के बारे में बताइए। विषम पोषी पोषण इंपॉर्टेंट है ये, इसे पढ़ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है तो उसका अंतर हमें आंसर लिखना पड़ता है। अमीबा में पोषण किस टाइप से होता है, मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है, पाचन, है ना, तो ये पाचन तंत्र है। अब स्टूडेंट्स आपका जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया है ना, बायोलॉजी। मुख, मुंह, ग्रास नली, अमाशय, अमाशय के कार्य, छोटी आंत, छोटी आंत के काम क्या होते हैं। छोटी आंत 3 खंडों से बनी होती है, गृहिणी, अग्रछुदांत्र, पश्चछुदांत्र, अग्रछुदांत्र, पश्चछुदांत्र। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय, रेक्टम, गुदा, पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशयी रस। ये पूरा हमारी बॉडी के अंदर होता है, शरीर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मानव शरीर का अध्ययन अच्छे तरीके से करना चाहिए स्टूडेंट। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशयी रस, इसका पूरे तरीके से अध्ययन करना चाहिए स्टूडेंट हमें। मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन करना चाहिए। श्वसन, है ना, श्वसन मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। इन पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। अंतर श्वसन क्या होता है, निर श्वसन क्या होता है, बाहरी श्वसन, आंतरिक श्वसन, आक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। जलीय जीव, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मनुष्य के श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग एवं श्वसन क्रिया का पथ। देखो, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका कोश। रक्त, रक्त की संरचना और कार्य, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हृदय, हृदय के बारे में भी बहुत ध्यान से पढ़ें। और इसके बाद में रक्तदाब, धमनी और शिरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो इसके 3 अंतर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। लसिका, रक्त एवं लसिका में अंतर, इसे भी पढ़ लीजिएगा। उत्सर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी पढ़ लीजिए। मानव में उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन की जो क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। वृक्क के कार्य, वृक्क के कार्यों के बारे में, पादपों में परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के लाभ, पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन के लाभ। उत्सर्जन क्रियाएं वो होती हैं जिसकी सहायता से हम अपने शरीर से मल को त्यागते हैं या मूत्राशय के द्वारा, है ना, बेकार पानी को बाहर निकालते हैं, है ना। और पादपों में भी होता है उत्सर्जन। अब जल्दी से जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है वो कर लीजिए पहले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, यहीं के यहीं इसके उत्तर दिए हुए लाइपेज, जल्दी भर लीजिए। श्वसन है उपचयन, अपचयन, परिसंचरण, उत्सर्जन। उपचयन, यदि लार में लार एमाइजेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी, स्टार्च का शुगर में विघटन।
आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किस द्वारा होती है? म्यूकस। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? क्षुधांत्र। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? क्षुधांत्र। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित होता है स्टार्च। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? हृदय में वॉल्व। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। स्टूडेंट रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए वाले आंसर देख लीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद एथेनॉल और जल होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जलीय जीव श्वसन के लिए जल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर में कूपिका गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाकर अनुरक्षण करती हैं। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। सही जोड़ी मिलाइए। पित्तरस का क्या आएगा? देखिए, पित्ताशय। दूसरा ट्रिप्सिन, दूसरे का आएगा आपका प्रोटीन। तीसरा यकृत का आपका आएगा स्टूडेंट यकृत। तीसरा ब का आपका आएगा कौन सा वाला? इसका आएगा तीसरे का ब यकृत का यूरिया का निर्माण। चौथा लाइपेज, लाइपेज का आएगा वसा। पांचवा इंसुलिन का आपका आएगा अग्नाशय। एक शब्द या उत्तर में वाक्य। प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होता है? अमीनो अम्ल। कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेटस और अमोनिया। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। एटीपी। वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल। सत्य सत्य चुनिए। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। सत्य। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है। असत्य। बायां निलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। सत्य। बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है। असत्य। पांचवे का कितना है? सत्य। अंक 2 वाले भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पढ़ लीजिएगा, याद करिएगा इसे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा के पाइसीकरण का क्या महत्व है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, याद करके जाएं, पढ़ के जाएं। स्वयं पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं? मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? अंक 3 वाले क्वेश्चन देखेंगे। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक गमले में लगे स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर वैक्सीन का लेप कर दिया गया, क्या यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा? प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। इसको तो एकदम से घोल के पी जाओ, मतलब याद कर लो अच्छे तरीके से, इसको मत छोड़ के जाना। उत्सर्जन का महत्व लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण लिखिए। स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे हैं? धमनियों की तुलना में शिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? इंपॉर्टेंट। वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि, इसको देख लीजिए। मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं?
तो मानव के वहन में कौन कौन से घटक हैं? रक्त, हृदय, रुधिर वाहिकाएं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे याद करिए। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आता है। ये भी सबसे मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, धमनी एवं शरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसे तो एकदम से याद कर लो स्टूडेंट, जिसको मैंने वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बोल दिया है वो एक बात याद रखना, अभी भी याद कर लेना आप लोग पेपर के लिए, और फाइनल एग्जाम जब आपके होने वाले हैं तब के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रखें। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन अपने इतने आईएमपी छांट के हमें रखना चाहिए जिन्हें पढ़ते रहें, मतलब उनकी आने की संभावना बनी रहती है। स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए, ये चित्र बनाने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र डायग्राम है स्टूडेंट, ये आता है बनाने के लिए। ग्लूकोज के विखंडन के भिन्न पथों का रेखा चित्र बनाओ, है ना। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि इसमें है ना ये आपका आता है पेपर में। मानव विक्टाणु का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी कर लीजिएगा। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसे पढ़ लीजिएगा।